हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स और मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा और लेकर आ गए हैं आज फिर से एक नया अध्याय। हम बात करेंगे अपनी क्लास 9 की बुक है गंगा। गंगा जो कि इस साल पूरी तरीके से न्यू लॉन्च की गई है। तो आप लोगों के लिए बहुत परेशानी है कि भाई इन चैप्टर्स के क्वेश्चन, चैप्टर एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगा। तो भाई मैग्नेट ब्रेन्स में मिलेगा, क्यों परेशान हो रहे हैं। तो देखिए लेकर हम आ गए। तो अभी तक हम आपको 6 चैप्टर तक पूरा आपका एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देन वन शॉट, सारी चीज़ें कंप्लीट करा चुके हैं। तो आज हम कर रहे हैं गद्य खंड का अपना आखिरी अध्याय। अब गद्य खंड का आखिरी अध्याय है, बुक का आखिरी अध्याय नहीं है, क्योंकि इसके बाद शुरू हो जाएगा हमारा काव्य खंड। ठीक है, तो वहां तक भी पहुंचेंगे, लेकिन पहले ये वाला चैप्टर तो कर लें। ठीक है, तो ये चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7, मैं और मेरा देश। ठीक है, तो इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि भाई ये लेखक कौन है, इन्होंने हमें क्या समझाने की कोशिश करी है, कैसा है, क्या है। तो एक तरीके से आज हम इस चैप्टर को तो समझेंगे, लेकिन उससे पहले इसके रचनाकार के बारे में जानेंगे, यानी कि लेखक परिचय और पाठ का सार आज हम दोनों पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं लेखक परिचय। लेखक हैं आपके कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। उन्होंने ये चैप्टर लिखा हुआ है, आप उनको यहाँ पिक्चर पे देख भी सकते हैं। हमेशा मैं कहती हूँ कि सिर्फ आप नाम से नहीं जानेंगे, उनको बाय फेस भी उनको समझने की कोशिश कीजिए कि वो कौन है, कैसे दिखते हैं, क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब ज़रा थोड़ा सा एक छोटा सा उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। आखिर इनका जन्म कब, कहाँ, कैसे, इनकी कृतियाँ क्या रही, ये सारी चीज़ें। हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 में हुआ। ठीक है, अब देखिए जब 1947 से पहले जन्मे कोई भी लेखक होंगे, अब देखिए 1906 में अगर हुआ है तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये करीबन 41 साल के रहे होंगे। ठीक है, 41 ईयर के रहे होंगे। तो उस समय ये जब लेखन कार्य कर रहे होंगे ना, तो काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा लेखन, इनके लेखन पे जो प्रभाव पड़ा होगा वो इन हमारे देशभक्ति का, उस समय के स्वतंत्रता संग्राम का बहुत ज़्यादा रहा होगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हमें डेट वाइज थोड़ा अगर नहीं भी लिखी हैं तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाती हैं कि कोई भी लेखक है, उस जो भी लेखक जिस समय भी लेखन कार्य कर रहा है उस समय समाज में, देश में जो परिस्थितियाँ होती हैं वो सारी चीज़ें उसके लेखन में कहीं ना कहीं परिलक्षित होती ही होती हैं। ठीक है, चलिए तो 1906 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुआ था। कन्हैयालाल मिश्र का मुख्य कार्यक्षेत्र पत्रकारिता था। ठीक है, जर्नलिज्म। उन्होंने नया जीवन और विकास पत्रों का संपादन किया। प्रारंभ में ही स्वतंत्रता संग्राम एवं सामाजिक कार्यों में भाग लेने के कारण उन्हें अनेक बार जेल की यात्रा करनी पड़ी। जैसे मैंने कहा था कि भाई वो जिस एज में थे, यानी कि उनकी यंग एज जो रही पूरी की पूरी स्वतंत्रता संग्राम के लिए उन्होंने दी, अपने देश में हो रहे संघर्षों को उन्होंने देखा था। उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन के संबंध रखने वाले अनेक निबंध लिखे। उनकी उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाओं के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके संस्मरणात्मक निबंध संग्रह दीप जले शंख बजे, जिंदगी मुस्कराए ई बाजे पायलिया आ के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई क्षण बोले कण मुस्कुराए, कारवां आगे बढ़े, माटी हो गई सोना, महके आंगन चहके द्वार और आकाश के तारे, धरती के फूल, गहन मानवतावादी दृष्टिकोण और जीवन दर्शन के परिचायक हैं। तो ये जो भी इनके निबंध रहे, निबंध संग्रह, ये कहीं ना कहीं क्या है, मानव जीवन का दर्शन तो कराते ही कराते हैं, साथ ही साथ सामाजिक परिस्थितियों से भी हमें परिचित कराते हैं। सन 1995 में उनका निधन हो गया, यानी कि 1995 में इनका निधन हो गया। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है। चूंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन है तो ध्यान से देखिएगा। मैं अपने घर में जन्मा था, पला था, अपने पड़ोस में खेलकर पड़ोसियों का ममता दुलार पा बड़ा हुआ था, अपने नगर में घूम फिरकर वहाँ के विशाल समाज का संपर्क पा, वहाँ के संचित ज्ञान भंडार का उपयोग कर उसे अपनी सेवाओं का दान दे, उनकी सेवाओं का सहारा पा और इस तरह एक मनुष्य से भरा हुआ नगर बनकर मैं खड़ा हुआ था। मैं अपने नगर के लोगों का सम्मान करता था, वे भी मेरा सम्मान करते थे। मुझे बहुतों की अपने लिए ज़रूरत पड़ती थी, मैं भी बहुतों की ज़रूरत का उनके लिए जवाब था। अब देखिए ये, अब चूंकि वो एक बहुत बड़े निबंधकार हैं तो इस
चैप्टर की जो शुरुआत हुई है वो देखिए निबंध शैली से ही है, ठीक है, जिस तरीके से इसका इंट्रो शुरू हुआ है। इन्होंने सीधे सीधे बताया कि जिस शहर में ये जन्मे पले बड़े हुए, वहाँ पे उन्होंने हर एक चीज़ सीखी, समझी, जानी। वहाँ के लोगों के साथ ये मिलजुल कर रहे, उन्होंने वहाँ के लोगों को सम्मान दिया तो खुद भी वहाँ पे उन्होंने सम्मान पाया। वहाँ के लोगों की ज़रूरतों के समय उन्होंने उनकी मदद करी, तो जब इन्हें मदद की ज़रूरत थी तो वहाँ के लोगों ने भी इनकी मदद करी। एक तरीके से इन्होंने अब जिस शहर में वो जन्मे, कहाँ जन्मे थे? सहारनपुर में, तो वहाँ से उन्होंने अपने लगाव को समझाने की कोशिश करी है। इस तरह मैं समझ रहा था कि मैं अपने में अब पूरा हो गया, पूरा फैल गया हूँ, पूरा मनुष्य हो गया हूँ। यानी कि एक मनुष्य के अंदर जो संवेदनाएं, मानवतावादी प्रवृत्तियां होनी चाहिए, परोपकारिता होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं सारी प्रवृत्तियां इनके अंदर थी। तो ये मानकर चल रहे थे कि वो एक मनुष्य के रूप में काफ़ी हद तक पूर्ण हो चुके हैं। मैं सोचा करता था कि मेरी मनुष्यता में अब कोई अपूर्णता नहीं रही, ठीक है। यानी कि एक मनुष्य के अंदर मनुष्य होने की जो भावना होती है कि दूसरों की मदद करना, दूसरों की परेशानी में परेशान होना, उनको परेशानियों से बाहर निकालना, उनकी तकलीफ दुखों में दुखी होना, ये भावनाएं कहीं ना कहीं उनके अंदर हैं। यानी कि एक तरीके से उनके अंदर एक मनुष्य होते हुए जो मनुष्यता की भावना होनी चाहिए, उससे वो पूरी तरीके से परिपूर्ण है। मुझे अब कुछ ना चाहिए, जो चाहिए वह सब मेरे पास है, मेरा घर, मेरा पड़ोस, मेरा नगर और मैं। वाह, कैसी सुंदर, कैसी संगठित और कैसी पूर्ण है मेरी स्थिति। यानी कि वो अपने आप को पूरी तरीके से एक संपूर्ण मनुष्य मान रहे थे, क्योंकि उनके आसपास सब कुछ उन्हें जैसा चाहिए था वैसा मिल रहा था। एक दिन आनंद की इस दीवार में एक दरार पड़ गई। यानी कि अभी तक वो बहुत खुश थे, लेकिन एक दरार पड़ गई, कुछ हुआ, कुछ घटना घटी। तब मुझे सोचना पड़ा कि अपने घर, अपने पड़ोस, अपने नगर की सीमाओं में ममता, सहारा, ज्ञान और आनंद का उपहार पाकर भी मेरी स्थिति एकदम हीन है, और हीन भी इतनी कि मेरा कहीं भी और कोई भी अपमान कर सकता है, एक मामूली अपराधी की तरह। और मुझे यह भी अधिकार नहीं कि मैं उस अपमान का बदला लेना तो दूर रहा, उसके लिए कहीं अपील या दया प्रार्थना भी नहीं कर सकता। तो देखिए, अभी हमने आगे का पार्ट पढ़ा नहीं है, लेकिन इतना तो मैं ये समझ गई हूँ, क्योंकि ये अभी तक ये मान रहे थे कि अपने आप में पूरी तरीके से पूर्ण है। लेकिन इनका कहीं ना कहीं उनके साथ जो घटना घटी वो थी हमारे देश में शासन कर रही उस समय की सरकार, अंग्रेजी सरकार। तो उन्होंने कहा कि एकदम से ऐसा उनके साथ ये हुआ कि सब कुछ होते हुए भी उन्हें इतना अपमान महसूस हुआ, वो एक अपराधी की तरह हो गए, ठीक है ना, मामूली अपराधी की तरह। मुझे यह भी अधिकार नहीं कि मैं उस अपमान का बदला ले सकूं, यानी कि मुझे यह अधिकार भी प्राप्त नहीं हो रहा था। तो ये चीज को लेकर वो थोड़े दुखी थे। क्या कोई भूकंप आ गया था जिससे दीवार में दरार पड़ गई थी? अब ये क्वेश्चन उठ रहा कि बाकी आखिर क्या हुआ था। तो बड़े महत्व का प्रश्न है इस अर्थ में भी कि यह बात को लिखने, खिलने का, आगे बढ़ने का अवसर देता है, और इस अर्थ में भी कि ठीक समय पर पूछा गया ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में एक अपूर्व आनंद आता है। तो उत्तर यह है आपके प्रश्न का। सीधे से बात है, हमारे सभी के मन में ये प्रश्न उठ रहा है, आखिर उनके साथ क्या हुआ। अभी तक तो वो अपने आप को पूर्ण मनुष्य मान रहे थे, सब कुछ उनके पास है, लेकिन एकदम से उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो अपने आप को एकदम से एक अपराधी की तरह निसहाय, बेसहारा समझने लगे। तो उन्होंने कहा कि चलिए आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। क्या दिया उन्होंने? जी हाँ, एक भूकंप था जिससे दीवार में दरार पड़ गई, और लीजिए, आपको कोई नया प्रश्न ना पूछना पड़े, इसलिए मैं अपनी ओर से ही कह रहा हूं कि यह दीवार थी मानसिक विचारों की। इसीलिए यह भूकंप भी किसी प्रांत या प्रदेश में नहीं उठा, मेरे मानस में ही उठा था। मानस में भूकंप उठा था। उन्होंने सीधे सीधे बताया, मानस मतलब मेरे मन में। ये कहीं क्या कहते हैं, साक्षात रूप में कोई भूकंप नहीं आया था, ये विचारों का भूकंप था जो उनके मन में उत्पन्न हुआ था। हाँ जी, मानस में भूकंप उठा था, और भूकंप में क्या कोई धरती थोड़े ही हिलती थी, आकाश थोड़े ही कांपा था, एक तेजस्वी पुरुष का अनुभव ही वह भूकंप था। यानी क्या था? एक ऐसे व्यक्ति के अंदर उठा भूकंप था जिसने मुझे हिला दिया। वे तेजस्वी पुरुष थे स्वर्गीय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। अपने महान राष्ट्र की पराधीनता के दिनों में जिन लोगों ने उनके रक्त के गौरव के दीपक जलाए, और जो घोर अंधकार और भयंकर बवंडरों
के झंझोरों में जीवन भर खेल उन दीपकों को बुझने से बचाते रहे, उन्हीं में एक थे लाला जी। कहने का सीधे सीधे इतना मुश्किल टफ वर्डिंग है, आपको इजी वे में समझा देती हूँ कि उस समय पंजाब केसरी लाला लाजपत जी के साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसने समस्त भारतीय मानव के दिलों को झंझोर कर रख दिया। वो व्यक्ति जिसने जो है अपने पूरे जीवन काल में दूसरों की भलाई, दूसरों की अच्छाई के लिए समर्पित कर दिया था अपना पूरा जीवन, उनके साथ ऐसा कुछ घटा जिसने सभी को झंझोरा था। वे उन्हीं दिनों सारे संसार में घूम रहे थे। कहाँ जब ये हुआ तो वो पूरे संसार में घूम रहे थे। उनके व्यक्तित्व के गठन में उनके परिवार, उनके पास पड़ोस और उनके नगर में अपने सर्वोत्तम रत्नों की ज्योति उन्हें भेंट दी थी। कहने का मतलब क्या है कि हम अगर एक ही जगह रहते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को जान समझ नहीं पाते। तो उस समय भाई ये इंटरनेट, ये सारे सोशल मीडिया तो था नहीं कि हम देश विदेशों के बारे में जान सकें। जैसे हम आज एक जगह बैठकर हम सब चीज़ों के बारे में जान जाते हैं। तो उस समय ये था कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे थे जो देशाटन करते थे, यानी कि एक देश से दूसरे देशों में भ्रमण करते थे और बहुत सारी चीज़ों को देखने, सोचने और समझने की कोशिश करते थे। अब जैसे लाला लाजपत राय जैसे जो देशभक्त इंसान थे, उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारे देशों का भ्रमण करके वहाँ की परिस्थितियों, स्थितियों को समझा और चाहा कि उनमें जो सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं वो हमारे देश में भी हों। तो उन्होंने हर जगह से चीज़ें सीखी, यानी कि व्यक्तित्व निर्माण, व्यक्तित्व का गठन, यानी कि क्या हुआ, व्यक्तित्व का निर्माण। उनके परिवार, उनके पास पड़ोस और उनके नगर में अपने सर्वोत्तम रत्नों की ज्योति उन्हें भेंट की थी। कहने का तात्पर्य क्या था कि लोगों ने उन्हें बहुत हेल्प करी थी। भाई जाहिर सी बात है, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि लोग उनकी मदद कर रहे थे कि भाई वो सारे ही देशों में घूमें और समझें, जानें कि क्या हो रहा है। अजी क्या बात थी उनके व्यक्तित्व की, क्या देखने में, क्या सुनने में, वे एक अपूर्व मनुष्य थे। कौन था दुनिया में जिस पर वे मिलते ही छा न जाते, पर संसार के देशों में घूमकर वे अपने देश में लौटे तो उन्होंने अपना सारा अनुभव एक ही वाक्य में भरकर बिखेर दिया। वह अनुभव ही तो वह भूकंप था जिसने मेरी पूर्णता को एक ही ठसक में अपूर्णता की कसक में भर दिया। कहने का मतलब क्या है, लाला लाजपत राय जी का जो व्यक्तित्व था वो अपने आप में ऐसा था कि सभी उससे प्रभावित हो जाते थे और उन्होंने पूरे देश, कई देशों की यात्रा करी और जब यात्रा करके लौटे तो एक कहते ना कि भाई हम हर जगह कहीं घूमने जाएं, कुछ जाएं, कहीं जाएं तो हमारा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है तो उसे हम बयां करते हैं। तो जब वो लौटे तो उन्होंने लौटने के बाद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक वाक्य में बयां किया। वो वाक्य का था अभी हम आपको बताते हैं आगे, लेकिन उस वाक्य ने ही जो हमारे लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र, उनको अंदर तक झंझोर दिया। कारण क्या था, क्यों? क्योंकि अभी तक वो जो अपने आप को पूर्ण समझ रहे थे, पूरी तरीके से अपने आप को जो कह रहे थे कि मेरे पास सब कुछ है, उस एक वाक्य ने उनके अंदर का वो सब कुछ, वो भ्रम तोड़ के रख दिया। अब ये वाक्य जब आप जानेंगे तभी समझेंगे क्या है। उनका वह अनुभव था कि मैं अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, फ्रांस गया और संसार के दूसरे देशों में भी घूमा, पर जहां भी मैं गया भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा का कलंक मेरे माथे पर लगा रहा। यानी कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारे ऊपर जो कलंक था गुलामी का, उसने हर एक अच्छाई को दबा दिया, निश्चय नाबूद कर दिया। तो जो लेखक आज अपने आप को पूरी तरीके से पूर्ण समझ रहे थे, उन्हें भी एहसास हो गया अपने गुलाम होने का। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो इन देशों में घूमा और हर जगह जब उसने ये जाकर कहा होगा कि मैं भारत से आया हूँ, तो वही भारत जहाँ पर अंग्रेज़ों ने जो है वो अपनी सत्ता कायम रख रखी है, वो भारत जो अंग्रेज़ों का गुलाम है। तो कहीं ना कहीं भारत की पहचान बनकर क्या रह गई थी, एक ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में बन के रह गई थी। उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं था, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। उसकी पहचान उस समय पूरे विश्व में क्या थी, अंग्रेज़ों के गुलाम के रूप में थी। तो कहीं ना कहीं वो अंदर तक इस सेंटेंस ने, इस अनुभव ने उनको, यानी कि हमारे लेखक को अंदर तक तोड़ दिया। क्या सचमुच यह अनुभव एक मानसिक भूकंप नहीं है?
जो मनुष्य को झंझोर कर कहे कि किसी मनुष्य के पास संसार के ही नहीं यदि स्वर्ग के भी सब उपहार और साधन हों, पर उसका देश गुलाम हो या किसी भी दूसरे रूप में हीन हो, तो वे सारे उपहार और साधन उसे गौरव नहीं दे सकते। यानी कि आपके पास सब कुछ हो, सारी चीजें हो, लेकिन आप गुलाम हैं, तो आपको कोई सम्मान नहीं देगा, कहीं सम्मान नहीं देगा। और यही चीज लाला लाजपत राय जी के साथ हुई, और यही अनुभव से लेखक को भी झंझोरा कि उसे तो लग रहा था वो सब कुछ, उसके पास सब कुछ है, वो पूरी तरीके से पूर्ण है, लेकिन जब उसे ये सेंटेंस समझ में आया तो उसे लगा कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, खास कि हमारा गौरव नहीं है, हमारा देश आज़ाद नहीं है, हमारा देश गुलाम है, तो वो गौरव हमारे पास में नहीं है। इस अनुभव की छाया में मैं सोचता हूं कि मेरा कर्तव्य है कि मुझे निजी रूप से सारे संसार का राज्य भी क्यों ना मिलता हो, मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे मेरे देश की स्वतंत्रता को, दूसरे शब्दों में उसके सम्मान को धक्का पहुंचे, उसकी किसी भी प्रकार की शक्ति में कमी आए। साथ ही उसके एक नागरिक के रूप में मेरा यह अधिकार भी है कि मैं अपने देश के सम्मान का पूरा पूरा भाग मुझे मिले और उसकी शक्तियों से अपने सम्मान की रक्षा का मुझे जहां भी मैं हूं भरोसा रहे। तो कहने का मतलब इस वक्तव्य के बाद हमारे लेखक की सोच में ये फर्क आया कि मैं कहीं पर भी रहूं, किसी भी रहूं, कहां भी कुछ भी करूं, लेकिन मेरे कामों से मेरे देश के सम्मान, उसके गौरव को किसी भी तरीके का धक्का नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ये चीज उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमें जो भी हम करें उसका भाग हमारे देश में और देश का हर भाग हम में समाया होता है। इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम जो कुछ भी करें बहुत सोच समझ कर करें। अजी भला एक आदमी अपने इतने बड़े देश के लिए कर ही क्या सकता है। अब बात आती है कि हम तो अदना से हैं, हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिर कोई बड़ा वैज्ञानिक हो तो वह अपने आविष्कार से भी देश को कुछ बल दे, या फिर कोई बहुत बड़ा धनपति हो तो वह अपने धन का भामाशाह भी इस तरह समय पर त्याग कर ही कुछ काम आ सकता है। पर हर एक आदमी ना तो ऐसा वैज्ञानिक ही हो सकता है और ना धनिक ही। उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने सोचा कि हम कुछ भी करें, कैसा भी करें, लेकिन हमारे देश के काम आए, ये चीज़ उन्होंने सोची। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं बहुत बड़ा धनिक हूँ या वैज्ञानिक हूँ तो मेरे कामों का किया गया कुछ पार्ट मेरे देश के काम भी आए, लेकिन मैं तो ऐसा कुछ नहीं हूँ। ठीक है ना, मेरे पास तो ना भाई धन है, ना मैं वैज्ञानिक हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो मैं अपने देश के काम किस तरीके से आ सकता हूँ। फिर जो बेचारा अपनी ही दाल रोटी की फिक्र में लगा हुआ है वो अपने देश के लिए चाहते हुए भी क्या कर सकता है। यानी कि मान लीजिए हम लोग तो अपने देश, हम लोग जो कमा रहे हैं, अपनी दाल रोटी चल जाए, सारी चीज़ें बच्चे पढ़ लिख जाए, हम इस हिसाब से चलते हैं, तो हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या करें कि जो भाई हमारे देश के काम आ सके। तो जैसे कि मैं पहले भी कई पार्ट में आप लोग को पढ़ाती आई हूँ कि हम ज़रूरी नहीं है कि अपने देश के कुछ करने के लिए बॉर्डर पे जाके काम करें। देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति जो ईमानदारी से काम करता है, जो पूरी कर्तव्य परायणता के साथ काम करता है, वो अपने देश की उन्नति के लिए कार्य कर रहा है। चाहे एक सड़क पर झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति हो, चाहे स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, ये सब बॉर्डर पे जाकर काम नहीं करते हैं, ये सब अपनी फील्ड्स पे वर्क करते हैं और अपनी फील्ड में अगर पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, तो वो देश के भले के लिए काम कर रहे हैं, देश इससे उन्नति करेगा। तो ये भी देशभक्ति की ही भावना है। इसके लिए हमें ये बहुत ज़्यादा धनी होना, वैज्ञानिक होना या सैनिक होकर बॉर्डर पे लड़ना ये ज़रूरी नहीं होता है। आपका प्रश्न विचारों को उत्तेजना देता है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर इसमें भी संदेह नहीं कि इसमें जीवन शास्त्र का घोर अज्ञान भी भरा हुआ है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम ये प्रश्न कह रहे हैं कि हम कर ही क्या सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने अभी तक जो जीवन जिया है उसमें यानी कि हमने कुछ सीखा ही नहीं। जीवन शास्त्र का घोर अज्ञान भरा हुआ का मतलब क्या है, हमने अभी तक जितना जीवन जिया यानी कि हमने अभी सही चीज़ों को सीखा नहीं है। अरे भाई, जीवन कोई आपके मुन्ने की गुड़िया थोड़ी है कि आप कह सके किसकी यह कितना इतना ही है। वह तो एक विशाल समुद्र का तट है जिस पर हर एक अपने लिए स्थान पा सकता है। यानी कि अगर मेरे घर पे, मेरे द्वार पे एक भिखारी आएगा तो मैं उसको खाना दूंगी, ठीक है, तो
उस भिखारी के लिए भी मेरे जीवन में जगह है ना, कि मैं उसे खाना पानी दे रही हूँ। अगर मेरे घर में कोई एक गेस्ट आता है, मेरा परिवार वाला आता है, तो भी उसे मैं खाना पानी दूंगी। अगर मेरे घर में मेरे प्रधानमंत्री आ जाएं तो भी मैं उन्हें भाई जलपान के लिए पूछूंगी। तो कहने का मतलब यह है कि जीवन एक बहुत बड़ा समुद्र तट है, जिस पर जो व्यक्ति आएगा उसको सम्मान और स्थान मिलेगा ही मिलेगा। लो एक और बात बताता हूं आपको। जीवन को दर्शन शास्त्रियों ने बहुमुखी बताया है। बहुमुखी मतलब जिसके बहुत सारे पहलू हैं। आप उसकी अनेक धाराएं हैं। सुना नहीं आपने कि जीवन एक युद्ध है और युद्ध में लड़ना ही तो काम नहीं आता, नहीं होता। लड़ने वालों को रसद ना पहुंचे तो वे कैसे लड़ेंगे। देखिए बहुत पते की बात वो कह रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर हमारे देश के बॉर्डर पर लड़ाई हो रही है, ठीक है, अब भाई वो लोग लड़ेंगे कब, पेट भरा रहेगा, ठीक है, उनको शस्त्र मिलेंगे, लड़ेगा, उनको अच्छा पानी मिलेगा, बढ़िया। बॉर्डर पे अगर मान लो ठंडी जगह पे लड़ रहे हैं तो गर्म कपड़े मिलेंगे, सारी चीज़ें। तो ये कहलाता है रसद। अब अन्न चाहिए तो किसान देगा, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं तो भाई दूध वाले आते हैं, लेट के आते हैं। कपड़ा मिल फैक्ट्रीज में वहाँ पे मजदूरों से बनता है। आर्म्स फैक्ट्री में भी भाई बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो एक तरीके से सैनिक अगर युद्ध पे लड़ रहा है तो उसे रसद पहुँचाने का काम हम कैसे कर रहे हैं, हम देशवासी ही तो कर रहे हैं ना। तो ये भी तो हमारी देशभक्ति का ही पार्ट है। लड़ने वालों को रसद ना पहुंचे तो वह कैसे लड़े। किसान ही खेती ना उपजाए तो रसद पहुंचाने वाले क्या करें। और लो जाने दो बड़ी बड़ी बातें, युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व है। यानी कि अगर हम जय बोल रहे हैं तो उनका भी महत्व है। कहने का सीधा तात्पर्य है कि जो व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में है वो उस क्षेत्र में रहकर काम कर रहा है तो वो अपने देश की प्रगति के लिए ही काम कर रहा है। मतलब एक इन्होंने बहुत एलिब्रेट करके इस चैप्टर में बताया है। मैं आपको समराइज वे में ये चीज़ कहने का मतलब बता रही हूँ। जय बोलने वालों का, अब जय बोलने वाला जो बोलते हैं ना भारत माता की जय, तो जो जय बोल रहा है वो भी तो अपने हेड पे काम कर रहा है। अब ये जो जय बोल देना सिर्फ बोलना ही नहीं होता, इस जय को जो लोग सुन रहे हैं उनके मन में उत्साह बढ़ता है, कुछ कर गुजरने की एक उम्मीद जगती है, उनके अंदर हिम्मत आती है कि नहीं। जी हाँ, युद्ध में जय बोलने वालों का भी अपना महत्व है। कभी मैच देखने का अवसर मिला ही होगा आपको, देखा नहीं आपने कि दर्शकों की तालियों से खिलाड़ियों के पैरों में बिजली लग जाती है और गिरते खिलाड़ी उभर जाते हैं। कवि सम्मेलनों और मुशायरों की सारी सफलता दाद देने वालों पर ही निर्भर करती है। इसीलिए मैं अपने देश का कितना भी साधारण नागरिक क्यों ना हूं, अपने देश के सम्मान की रक्षा के लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। अकेला चना क्या भाड़ फोड़े, यह कहावत अपने अनुभवों के आधार पर ही आपसे कह रहा हूं कि 100% झूठ है। इतिहास साक्षी है, बहुत बार अकेले चने ने भी भाड़ फोड़ा है और ऐसा फोड़ा है कि भाड़ खील ही नहीं हो गया, उसका निशान तक ऐसा छूमंतर हुआ कि कोई यह भी ना जान पाया कि वह बेचारा आखिर था कहाँ। तो अब यहाँ पर उन्होंने सीधे बोला कि जय बोलने वालों का, जैसे मैंने बोला ना कि काम करने वाले ही नहीं, अप्रिशिएट करने वाले लोग जो हैं वो लोगों के अंदर उत्साह भरते हैं। जैसे कि आप जब मैच देखते हो तो तालियों की गड़गड़ाहट खिलाड़ियों में भरती है। कवि सम्मेलन और मुशायरों में अगर दाद ना मिले, वाहवाह ना मिले तो वो निराश हो जाते हैं। उतने उत्साह के साथ वो कवि सम्मेलन में अपनी कविताओं को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। तो वो दाद भी कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहित करती है। उसी तरीके से भारत माता की जय बोलने वाले लोग अगर जय बोलते हैं तो युद्ध क्षेत्र में लड़ रहे सैनिकों के अंदर उत्साह पैदा होता है। ठीक है, तो उन्होंने एक चीज ये बताई कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये है ना यहाँ पर, अकेला चना क्या भाड़ फोड़े, ये कहावत है। यानी कि एक अकेला व्यक्ति क्या ही कर सकता है। एक अकेला चना अगर हम भाड़ मतलब होता है एक इतनी बड़ी लोहे की कढ़ाई होती है, उसमें रेत डाली जाती है। आप लोगों ने कभी मूंगफली वगैरह भूनते हुए देखा हो या पॉपकॉर्न भूनते, आजकल तो मशीनों से पॉपकॉर्न भूनने लगा। पहले तो होता था कि मक्के को उस रेत में डाल दिया जाता था, बहुत गर्म रेत होती थी, बराबर चलाते जाओ तो वो मक्का फूल के पॉपकॉर्न बन जाता था। ठीक है, तो ये उसी से कहावत में नहीं कि अगर एक अकेले चने को हम उस भाड़ के अंदर डाल दें तो क्या ही, भाल फोड़ने का मतलब था क्या ही आवाज आएगी। तो उन्होंने कहा ये कहावत पूरी तरीके, कहने का मतलब है एक अकेला व्यक्ति क्या ही कर सकता है।
ठीक है। तो लेखक ने कहा कि भाई ये कहावत सरासर गलत है। बहुत सारे अकेले लोग हैं जिन्होंने क्या से क्या नहीं कर दिया, यानी कि एक अकेले चने ने भाड़ फोला ही नहीं, उसको तोड़कर तितर बितर कर दिया। ये तक नामो निशान नहीं रहा कि यहाँ पर कभी भाड़ था, यानी कि वो लोहे की जो कढ़ाई है वो यहाँ पर कभी थी, यानी कि काम किया भी तो ऐसा किया कि जो है उसकी वाहवाही ही थी। मैं जानता हूँ इतिहास की गहराइयों में उतरने का समय नहीं है, पर दो छोटी कहानियां तो सुन ही सकते हैं आप। और कहानी भी ना प्रेमचंद की है ना अंतोन चेखव की। दो युवकों के जीवन की दो घटनाएं हैं, पर उन दो घटनाओं में वह गांठ इतनी साफ है जो नागरिक और देश को एक साथ बांधती है कि आप दो बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर भी उसे इतना साफ नहीं देख पाएंगे। यानी कहने का मतलब है ये दो कहानियां आपको जीवन में बहुत ज़्यादा प्रेरणा देने वाली हैं कि आप इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ जाएंगे लेकिन वो सीख नहीं मिलेगी जो इन छोटी दो कहानियों से आपको सीख मिल जाएगी। हमारे देश के महान संत स्वामी राम तीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे कि एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल ना मिले और उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी तो वहां भी उन्होंने फलों की खोज की, पर वे पा ना सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। वह अपनी पत्नी को रेल में बैठाने आया था। उसने यह शब्द सुन लिए। सुनते ही वह अपनी बात बीच में छोड़कर भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल लाया। वे फल उसने स्वामी रामतीर्थ को भेंट करते हुए कहा, लीजिए, आपको ताजे फलों की जरूरत थी। स्वामी जी ने समझा कि यह कोई फल बेचने वाला है और उनके दाम पूछे, पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया और बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो वह यह है कि आप अपने देश में जाकर किसी से यह ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। वो एक आम नागरिक था। उसने देखा कि एक विदेशी व्यक्ति यहाँ आया है और वो परेशान हो रहा है फलों के लिए, तो उसे लगा कि अगर उसे यहाँ फल नहीं मिलेंगे तो जाहिर सी बात है ये अपने देश में जाकर हमारे देश की बुराई करेगा कि वहाँ पर फल नहीं मिलते। तो उसने अपने देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए कहीं से अच्छे फल लाके स्वामी रामतीर्थ को दे दिए कि ऐसा ना हो ये व्यक्ति जो है अपने देश जाए और कहे कि भाई जापान तो बड़ा बेकार देश है कि वहाँ पर अच्छे फल नहीं मिलते। तो उस एक आम नागरिक ने अपने देश के मान सम्मान के लिए बस एक ये छोटा सा काम किया था। ठीक है। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। और वे क्या मुग्ध हो गए, उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव जाने कितना बढ़ा दिया। मतलब कहने का मतलब था उस व्यक्ति ने एक छोटा सा काम किया, लेकिन किस लिए किया था, क्या, ताकि उसके देश का सम्मान बना रहे। अब देखिए यहाँ पर क्या था, हम बात कर रहे थे क्या अकेला चना भाड़ क्या फोड़ेगा, भार नहीं फोड़ सकता। अब देखिए इस एक छोटे व्यक्ति ने, जो बड़ा आम व्यक्ति था, उसने एक विदेशी व्यक्ति को सिर्फ एक फल की ठोकरी इसलिए दी ताकि कहीं जाकर वो उसके देश की बुराई ना करे। तो किया ना उस अकेले व्यक्ति ने अपने देश के मान सम्मान की रक्षा। हाँ, चलिए, इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान आप दूसरी घटना सुनकर भी पूरी तरह से लगा सकते हैं। क्या है, एक दूसरे देश का निवासी एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से एक पुस्तक पढ़ने को लाया जिसमें कुछ दुर्लभ चित्र थे। ये चित्र इस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिए। क्या किया, उसे निकाल के रख लिए। पुस्तक वापस कराया। किसी जापानी विद्यार्थी ने यह देख लिया और पुस्तकालय को उसकी सूचना दे दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। मामला यहीं तक रहता तो कोई बात न थी, अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, पर मामला यहीं तक ना रुका और पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया कि उस देश जिसका वह विद्यार्थी था, यानी वो विद्यार्थी जिसने वो पिक्चर निकाली थी, कोई निवासी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब साफ था,
एकदम साफ कि जहां एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया था, वहीं एक युवक ने अपने देश के मस्तिष्क पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में लांछित रहे। यानी कि एक कहानी में आपने देखा कि उस व्यक्ति ने खाली फल की टोकरी देकर अपने देश के मान सम्मान और गौरव की रक्षा करी, वहीं दूसरा व्यक्ति जो किसी दूसरे देश में जापान में पढ़ने गया और उसने वहां एक छोटी सी चोरी करी, और उस चोरी के पकड़े जाने के बाद सिर्फ उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया गया, उस देश से आने वाले हर एक व्यक्ति को दंडित किया गया। यानी कि उस देश से आने वाला कोई भी व्यक्ति उस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता था। यानी कि उस व्यक्ति द्वारा किया गया गलत काम उसके देश के ऊपर कलंक का बन गया कि भाई इस देश के लोग बड़े चोर हैं। जो भी कहेगा वो ऐसे ही कहेगा, भाई इस देश के लोग बड़े चोर हैं, है कि नहीं। लेकिन जो व्यक्ति जिसने फल की टोकरी लाके दी, तो राम तीर्थ जब भारत आए तो उन्होंने सबसे कहा जाके कि भाई उस देश के लोग बड़े अच्छे हैं कि दूसरे देश से आए लोगों की मदद करने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, है कि नहीं। तो एक नागरिक एक देश में रहकर या विदेश में रहकर जिस तरीके से कृत्य करता है, वो अपने देश के मान सम्मान को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, ठीक है ना। इन घटनाओं से क्या यह स्पष्ट नहीं होता कि हर एक नागरिक अपने देश के साथ बंधा हुआ है और देश की हीनता और गौरव का ही फल उसे नहीं मिलता, उसकी हीनता और गौरव का फल भी उसके देश को मिलता है, ठीक है। तो अगर देश प्रगति कर रहा है, मान सम्मान में है, तो वो कहीं पे भी जाएगा तो वो मान सम्मान उसे मिलेगा। और अगर वो व्यक्ति कहीं और जाकर कुछ गलत काम करता है तो उस गलत काम का खामियाजा देश को भी उठाना पड़ता है। मैं अपने देश का नागरिक हूं और मानता हूं कि मैं अपना देश हूं। जैसे मैं अपने लाभ और सम्मान के लिए हर एक छोटी छोटी बात पर ध्यान देता हूं, वैसे ही मैं अपने देश के लाभ और सम्मान के लिए भी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दूं। यह मेरा कर्तव्य है। और जैसे मैं अपने सम्मान और साधनों से अपने जीवन में सहारा पाता हूं, वैसे ही देश के सम्मान और साधनों से भी सहारा पाऊं। यह मेरा अधिकार है। बात यह है कि मैं और मेरा देश दो अलग चीजें तो हैं ही नहीं। कहने का मतलब है, हम जिस देश में रहते हैं उस देश से हम बंधे हैं। देखिए, हम जहाँ पे भी रह रहे हैं उस देश के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। उस देश की अगर बहुत अच्छी उपलब्धियां हैं तो हम विदेशों में जाते हैं तो उसका फ़ायदा हमको प्राप्त होता है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे द्वारा किए गए अच्छे कृत्यों से, अच्छे कार्यों से हमारा देश प्रगति पाता है। हम विदेशों में जाते हैं, अगर वहाँ हम अच्छे कार्य करते हैं, औरों की मदद करते हैं, तो हमारे देश का भी मान सम्मान बढ़ता है। तो कहने का मतलब है, हम और हमारा देश दो अलग अलग नहीं हैं, हम दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। समझ में आया। तो लाला लाजपत राय जी का क्या था कि भाई हम चाहे कुछ भी कर लें, मगर हमारा सम्मान, हमारी पहचान उस समय पूरे विश्व में किस तौर पे थी, भारत एक गुलाम देश है, इस बात से थी। तो बहुत हम चाहे जितना, भाई लाला लाजपत राय जी कोई एक बहुत छोटे व्यक्ति नहीं थे, बहुत सम्मानित व्यक्ति थे। और इतना बड़ा व्यक्ति अगर विदेश में जाता है और उसे हर बार ये सुनने को मिलता है, अरे आप उस भारत से आए हैं जहाँ पर अंग्रेज़ों ने जिसे गुलाम बना रखा है, तो हमारी पहचान हमारे देश की वजह से कहीं ना कहीं घट रही थी। तो ये चीज़ उन्होंने बताई कि हमारा देश जो है वो जिस परिस्थिति में होगा हम भी उसी परिस्थिति में रहेंगे, और अगर कुछ करते हैं तो उसका खामियाजा या उसका फायदा दोनों ही देश को मिलता है। मैं जो कुछ जीवन में अध्ययन और अनुभव से सीखा वह यही है कि महत्व किसी कार्य की विशालता में नहीं है, उस कार्य के करने की भावना में है। यानी कि आप किस फीलिंग से वो काम कर रहे हो। हमेशा ध्यान रखना, आपने अगर अच्छी भावना से काम किया है तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी जाकर वो आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने कोई अच्छा काम भी गलत भावना से किया है तो उसका फायदा आपको कभी नहीं मिलेगा। यदि उसके पीछे अच्छी भावना नहीं है, और छोटे से छोटे कार्य भी महान हैं यदि उसके पीछे अच्छी भावना है। तो समझ में आया, अगर आप कोई छोटा सा काम भी कर रहे हैं मगर उसके पीछे आपकी भावना अच्छी है तो वो कार्य बहुत अच्छा है। महान कमाल पाशा उन दिनों अपने देश तुर्की के राष्ट्रपति थे।
राजधानी, ठीक है, अब जो बात कहने जा रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। राजधानी में अपनी वर्षगांठ का उत्सव समाप्त कर जब वे अपने भवन में ऊपर चले गए तो एक देहाती बूढ़ा उन्हें वर्षगांठ का उपहार भेंट करने आया। ठीक है, गए तो वो आया। सेक्रेटरी ने कहा आप तो समय बीत गया। उन्होंने रोक दिया कि भाई राष्ट्रपति हैं, अब तो वो भाई राष्ट्रपति चले गए आराम करने, अब आप नहीं जा सकते, यानी कि उनसे मिलने का समय चला गया। बूढ़े ने कहा मैं 30 मील से पैदल चलकर आ रहा हूँ, इसलिए मुझे देर हो गई। उसे सीधे बताया कि भाई मैं इतनी देर से आ रहा, बूढ़ा हूँ तो देर हो गई आने में। राष्ट्रपति तक उसकी सूचना भेजी गई। कमाल पाशा विश्राम के वस्त्र बदल चुके थे, वे उन्हीं कपड़ों में नीचे चले आए। उन्होंने बूढ़े किसान का उपहार स्वीकार किया। यह उपहार मिट्टी की छोटी हंडिया में पाव भर शहद था, जिसे बूढ़ा स्वयं तोड़कर लाया था। अब देखिए, बहुत एक आम गरीब व्यक्ति, ठीक है, उपहार क्या था? जरा सी हंडिया में एक शुद्ध शहद था। और कहाँ कमाल पाशा जैसे इतने बड़े राष्ट्रपति तुर्की के, जो अपनी शयनगाह में जा चुके थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि भाई एक आम आदमी उनको भेंट स्वरूप कुछ देना चाहता है, तो वो उसी वस्त्र यानी कि नाइट सूट में वो तुरंत उससे मिलने के लिए चले आए थे। अब दोनों की भावनाओं पर ध्यान दीजिए, ठीक है। कमाल पाशा ने हडिया को स्वयं खोला और उसमें से 2 उंगलियां भरकर चाटने के बाद तीसरी उंगली शहद में भरकर बूढ़े के मुंह में दे दी। बूढ़ा निहाल हो गया, यानी कि 2 उंगली खुद चाटी और 1 उंगली डाल के उस बूढ़े को चटा दी। उस बूढ़े को इतना अच्छा लगा कि इतना बड़ा व्यक्ति अपने हाथ से मुझे शहद चटा रहा है। सोचिए जरा क्या मतलब उस व्यक्ति के अंदर रहा होगा। राष्ट्रपति ने कहा दादा, आज सर्वोत्तम उपहार तुमने ही मुझे भेंट दिया है, क्योंकि इसमें तुम्हारे हृदय का शुद्ध प्यार है। ठीक है, क्या है वो? उसने बहुत अच्छी भावना से उनको दिया था। उन्होंने आदेश दिया कि राष्ट्रपति की शाही कार में शाही सम्मान के साथ उनके दादा को गांव तक पहुंचाया जाए। वो 30 मील पैदल चल के आए थे, तो कार में उनको वहां तक पहुंचाया जाए। क्या यह शहद बहुत कीमती था? क्या उसमें मोती हीरे मिले हुए थे? ना, उस शहद के पीछे उसके लाने वाले की भावना थी, जिसने उसे 100 लालों का एक लाल बना दिया था। यानी कि वो एक छोटा से हंडिया में शहद बहुत कीमती नहीं था, लेकिन उसे कीमती बनाया किसने? उस बूढ़े व्यक्ति की शुद्ध भावना ने। हमारे देश में भी एक ऐसी ही घटना घटी थी। एक किसान ने रंगीन सुतलियों से एक खाट बुनी थी। सुतली मतलब होता है जो आपने देखा ना, जो रस्सी टाइप की होती है मगर पतली होती है, उससे एक खटिया बिनी थी। उसे रेल में रखकर वह दिल्ली लाया। दिल्ली स्टेशन में उस खाट को अपने कंधे पर रखे वह भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की कोठरी पर पहुंचा। पंडित जी कोठरी से बाहर आए तो वह खाट उसने उन्हें दे दी। पंडित जी को देखकर वह इतना भावमुग्ध हो गया कि मुंह से कुछ ना कह सका। पंडित जी ने पूछा कि क्या चाहते हो तुम? मतलब उस व्यक्ति ने खुद अपने हाथ से बुनी थी खाट, यानी कि उसने बहुत, उसकी भावनाएं कितनी शुद्ध रही होंगी। लाके जब पंडित नेहरू को दिया तो पंडित नेहरू से उनसे तुरंत पूछा कि भाई तुम क्या चाहते हो? उसने कहा कि यही कि आप इसे स्वीकार कर लें, यानी कि आप इसे एक्सेप्ट कर लें। प्रधानमंत्री ने उसका यह उपहार स्वीकार ही नहीं किया, अपना एक फोटो दस्तखत कर उसे स्वयं उपहार में दिया। दस्तकी फोटोओं के लिए देश के बड़े बड़े लोग, विद्वान और धनी तरसते हैं। यानी कि पंडित नेहरू के साइन किए हुए जो फोटो हैं उसके लिए बड़े बड़े लोग तरसते हैं, लेकिन वो बिना मांगे उन्होंने उस व्यक्ति को दे दिया। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति की भावना बहुत ही शुद्ध थी उनके लिए। वह क्या उस मामूली खाट के बदले में दिया गया था? ना, वह तो उस खाट वाले की भावना का सम्मान था, उस खाट के बदले में नहीं था। वो जिस भावना के साथ आया था उसका सम्मान था वो। क्यों जी? हम यह कैसे जान सकते हैं कि हमारा काम देश के अनुकूल है या नहीं? अब आप सभी के मन में ये चीज़ आएगी कि हम जो करते हैं क्या यह देश के लिए फ़ायदेमंद है? मतलब हम अब सभी लोग अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपके पापा जो हैं वो, कुछ लोगों के पापा डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, कोई ड्राइवर है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ऑटो चलाता है, ठीक है, किसी के पापा कारपेंटर हैं, किसी के कुम्हार हैं। हम कह रहे हैं हर व्यक्ति, क्या जो काम हम कर रहे हैं क्या ये देश के अनुकूल है? क्या हमारी भावना अनुकूल है? हम सभी के मन में ये प्रश्न उठता
है कि नहीं। वह क्या सवाल पूछा है आपने, सवाल क्या, बातचीत में आपने तो एक कीमती मोती ही जड़ दिया, या पर इसके उत्तर में सिर्फ हाँ या ना से काम ना चलेगा, मुझे थोड़ा विवरण देना पड़ेगा। तो लेखक ने कहा कि चलिए हम आपको थोड़ा सा विवरण देते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, हम अपने कार्यों को देश के अनुकूल होने की कसौटी पर कसकर चलने की आदत डालें। सीधे मतलब उन्होंने कहा कि हमारा जो कार्य हो वो हमेशा हम ये देखें कि इससे नुकसान तो नहीं हो रहा। अब देश को नुकसान नहीं, अगर उस काम से किसी एक व्यक्ति को भी नुकसान हो रहा है यानी कि देश को नुकसान हो रहा है। सिंपल आप ये ऐसे समझो। आदत डालें, ये बहुत उचित है, बहुत सुंदर है, पर हम इसमें तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि हम अपने देश की भीतरी दशा को ठीक से ना समझ लें और उसे हमेशा अपने सामने ना रखें। यानी कि आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने देश को समझें। हमारे द्वारा कोई भी किया गया कृत्य अगर किसी को नुकसान पहुंचा रहा है तो सीधे सीधे समझ लीजिए कि वो देश को नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे देश को दो बातों की सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरत है, एक है शक्ति बोध और दूसरा है सौंदर्य बोध। बस हम यह समझ लें कि हमारा कोई भी काम ऐसा ना हो जो देश में कमजोरी की भावना को बल दे और या कुरुचि की भावना को बल दे। यानी कि हम ऐसा कोई काम ना हो जो दूसरे को कमज़ोर करे या हमको कमज़ोर करे या किसी को काम में इंटरेस्ट ना हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। पूरे मन लगाकर इंटरेस्ट के साथ काम करना चाहिए। ज़रा अपनी बात को और स्पष्ट कर दीजिए, यह आपकी राय है और मैं इससे बहुत ही खुश हूँ कि आप मुझसे यह स्पष्टता मांग रहे हैं। ठीक है, क्या आप चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों पर और मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है और गड़बड़ है, बड़े परेशानी है। साथ ही इन स्थानों में या इसी तरह के दूसरे स्थानों में आप कभी अपने देश के साथ दूसरे देशों की तुलना करते हैं और इस तुलना में अपने देश को हीन और दूसरे देश को श्रेष्ठ सिद्ध कर पाते हैं। तो उन्होंने सीधे बताया, हमारे देश में हर जगह ये चर्चा होती है, हमारे देश में ये गड़बड़ है, हमारे देश में ये सही नहीं है, वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। और अगर हम कहीं दूसरी जगह पर जाएं या दूसरे देश में जाएं या दूसरे देश के लोगों से बात करें तो हम अपनी बातों से ये सिद्ध करते हैं कि हमारा देश तो बड़ा हीन है, हमारे देश बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत ये है। तो मतलब क्या हम अपनी बातों से या चीज़ों से कभी ऐसा करते हैं कि अपने देश की बुराई कर रहे हैं? बेसिकली यही कि अपने देश की हम बुराई कर रहे हैं। यदि इस प्रश्न का उत्तर हाँ है तो आप देश के शक्ति बोध को भयंकर चोट पहुंचा रहे हैं और आपके हाथों देश के सामूहिक मानसिक बल को हास हो रहा है। सीधे से मतलब है, आप अगर कहीं पे भी जाकर अपने देश की बुराई कर रहे हैं, चाहे अपने देश में रहकर, अपने देश के बाहर जाकर कहीं पे भी कर रहे हैं, तो सीधे सीधे हम क्या कर रहे हैं, हम अपने देश के सम्मान पर चोट पहुंचा रहे हैं। हमारा देश हम सबसे मिलकर बनता है, ऐसा समझिए, हर एक व्यक्ति से मिलकर बनता है, चाहे वो भीख मांगने वाला एक व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो भी इस देश का नागरिक है। ठीक है ना। तो हमें कोई हक नहीं बनता कि जब देश हमसे ही मिलकर बना है तो हम देश की बुराई क्यों करें। हम जिस भी पोस्ट पे हैं, हम जो भी कहीं पे भी काम कर रहे हैं, अपने हेड से अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो वो देश की भलाई के लिए। हमें कोई हक नहीं बनता कि देश में रहकर हम देश के लिए बुराई करें। तो एक तरीके से हम देश का सम्मान पर चोट पहुंचा रहे हैं। सुनिए आपने शल्य की बात। वह महाबली कर्ण का सारथी था। याद आया? शल्य महाभारत अगर आपने देखी है तो क्या है, वो कर्ण का सारथी था। जब भी कर्ण अपने पक्ष के विजय की घोषणा करता, हुंकार भरता, वह अर्जुन की अजयता का एक हल्का सा उल्लेख कर देता। क्या होता, बता देता, अरे अर्जुन हार गया, धीरे से बता देता था। बार बार उल्लेख ने कर्ण के सघन आत्मविश्वास में संदेह की तरेड़ लगा दी, जो उसके मन में भावी पराजय की नींव रखने में सफल रहा। यानी कि धीरे 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 वो बोलता रहता। भाई शल्य क्या करता है यहाँ पर, जब भी जो है, जब कर्ण अपने पक्ष में विजय की घोषणा करता, अरे मैं तो जीत गया, हुंकार बढ़ता, वह अर्जुन की अजयता का हल्का बता देता कि अरे अर्जुन तो अजय हैं। मतलब शल्य क्या करता, धीरे से ये बोल देता। कर्ण तो ये बोल रहा है, भाई कर्ण का वो सारथी था, लेकिन उसके बावजूद वो अर्जुन की वाहवाही कर देता था। लेकिन धीरे 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 कर्ण
के मन में वो चीज बैठती गई, धीरे धीरे बैठती गई, है ना, एक बार में नहीं बैठी, वो हर बार ऐसा कर रहा था शल्य, तो कर्ण के मन में धीरे धीरे ये चीज बैठती गई। तो उसने क्या हुआ, धीरे धीरे कर्ण के मन में कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि मैं आगे चल के पराजय हो जाऊं, आगे चल के पराजित हो जाऊं, ये एक शंका कर्ण के मन में अंदर अंदर घर करने लगी। शल्य की बात सुन सुन के बार बार वो कर्ण की विजय का जो जो वो करता, उससे उसके मन में एक बैठता गया। अच्छा, आप इस तरह की चर्चा कभी नहीं करते हैं। मैं तो आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूं, क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते पर फेंकते हैं, अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं, मुंह में गंदे शब्दों में गंदे भाव प्रकट करते हैं, इधर इधर लगाते हैं, अपना घर दफ्तर गली गंदा रखते हैं, होटलों धर्मशालों में या ऐसे ही दूसरे स्थानों में जीनों में कोनों में पीक थूकते हैं। मतलब ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, आप अक्सर देखते हैं लोग ऐसा करते हैं। उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में ठेलम ठेल करते हैं और इसी तरह किसी भी रूप में क्या सुरुचि और सौंदर्य को आपको किसी काम में ठेस लगती है? सीधी सी बात है, आपने देखा है कि कभी आप ऐसा करते हो या ऐसे करते हुए लोगों को देखते हो? तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अगर हम करते हैं और यही चीज़ें हमारे साथ हो तो हमें बुरी लगेंगी कि नहीं लगेंगी? कोई हमें धक्का दे दे, हम जा रहे हैं, हमारे सामने खा के छिलका फेंक दे, हमारे सामने कोई पीक थूक दे, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई हमारे साथ करेगा तो हमें भी बुरा लगेगा। सिंपल उन्होंने यही चीज़ की कि ये कहीं ना कहीं गलत है और सौंदर्य भी। यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपके द्वारा देश के सौंदर्य भोर को भयंकर आघात लग रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हम देश को गंदा कर रहे हैं, है कि नहीं? और आपके द्वारा देश की संस्कृति को गहरी चोट पहुंच रही है। तो हमारे काम से क्या हो रहा है, देश को कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है। क्या कोई ऐसी कसौटी भी बनाई जा सकती है जिससे देश के नागरिकों को आधार बनाकर देश की उच्चता और हीनता को हम तोल सकें? कहने का मतलब है कि कोई एक ऐसा पैरामीटर बनाया जा सकता है कि हम देश के नागरिकों को समझकर तोल कर बता सकें कि हाँ, देश भी इतना उच्च और इतना अच्छा होगा। ठीक है, लीजिए चलते चलते आपको इस प्रश्न का भी उत्तर दे ही देता हूं। इस उच्चता और हीनता की कसौटी है चुनाव, यानी कि इलेक्शन। जिस देश के नागरिक ये समझते हैं कि चुनाव में किसे अपना मत देना चाहिए और किसे नहीं, वह देश उच्च है। जहां के नागरिक गलत लोगों के उत्तेजक नारों और व्यक्तियों के गलत प्रभावों में आकर मत देते हैं, वह हीन है। हर इंसान जो है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, अपनी सहज बुद्धि का इस्तेमाल करे और ये देखे कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो कार्य कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है। इलेक्शन में बहुत सारी पार्टियां खड़ी होती हैं, हम सभी देखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, मगर एक्चुअल में उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना बोले ही बहुत सारा काम करते हैं। तो हम जो एक सजग नागरिक हैं, सहज बुद्धि से ये चीज़ को देखें और समझें कि हम लोगों की बोली गई बातों पर नहीं, किए गए कामों के हिसाब से फैसला करें और अपने मत का सही इस्तेमाल करें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा यानी हर एक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह जब भी कोई चुनाव हो, ठीक मनुष्य को अपना मत दे, यानी कि जो मनुष्य सही है उसी को अपना वोट दे। और मेरा अधिकार है कि मेरा मत लिए बिना कोई भी आदमी व संसार का सर्वश्रेष्ठ महापुरुष ही क्यों ना हो, किसी अधिकार की कुर्सी पर ना बैठे। तो सीधे उन्होंने कह दिया कि कोई भी व्यक्ति अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे हर नागरिक सही समझता है तो ही वो उस कुर्सी पर बैठे, और अगर नहीं समझता है तो उस कुर्सी पर ना बैठे। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर में हमारे लेखक ने मैं और मेरा देश के माध्यम से बहुत सारी बातों को बताया। सिंपल अगर इसको हम समराइज करके बात ये करें तो देश के अंदर रहने वाला हर एक नागरिक, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना, मान लीजिए आप क्लास 9th में पढ़ते हो, आप बहुत छोटे हो, आप कहोगे कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं क्या ही कर सकता हूँ। अगर आप अपने घर का रूम साफ रखते हो, बाहर गंदगी नहीं करते, सारे बड़ों का मान सम्मान करते हो, आप अपने घर में सबका मान सम्मान करते हो, टीचर्स का मान सम्मान करते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो, तो कहने का मतलब क्या है कि आप एक अच्छे नागरिक बन रहे हो। अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई आगे चलकर देश की उन्नति के लिए काम आएगी। तो सीधे सीधे इस पूरे चैप्टर को अगर एक लाइन में मैं एक्सप्लेन करूं
तो इस देश का हर एक नागरिक द्वारा किया गया अच्छा कृत्य देश की उन्नति और भलाई के लिए है, उसके द्वारा किया गया कोई भी बुरा कृत्य हमारे देश को बुरा साबित करता है और कहीं ना कहीं नीचे लेकर जाता है। ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से कन्हैयालाल मिश्र ने बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज और एग्जाम्पल्स के थ्रू, बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू हमें इस पूरे छोटे से निबंध में बहुत कुछ समझाने का प्रयत्न किया है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमने आपको पूरा समझा दिया है। अब हम चलेंगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन मिलेंगे उसके लिए अगले वीडियो में। तब तक आप करिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। तो इसके साथ बने रहिए। अगर आपको ई नोट्स और ई बुक्स चाहिए तो उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके थ्रू आप अपनी ई बुक्स और ई नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी मिलते हैं दोबारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।